हेलो स्टूडेंट्स, आज के लिए काफी ठंडी सुबह है, गुड मॉर्निंग। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों को शायद वो एहसास ना हो रहा हो ठंडी की, क्योंकि एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं और एग्जाम पास आने पर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ये सबको पता है। कुछ लोगों के साथ तो खैर कुछ ज्यादा ही होता है, उस चीज से आपको बचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जो अब तक डिस्कस कर रहे थे उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज का हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देख सकते हो हेडिंग है फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी हमारी कहां पे फेल हो जाती है इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो वेव थ्योरी है जो मतलब फेल होती है, फर्स्ट इन्होंने ये कहा था कि जैसे मान लीजिए लाइट यहां पे जा रही है, ये लाइट जा रही है, तो इन्होंने ये कहा था कि इसकी जो एनर्जी है ये इस वेव फ्रंट पे, ये जो अपना वेव फ्रंट है इस पर इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, मींस इनका बेसिकली ये कहना था कि जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर। ठीक है, वेव थ्योरी ने ये कहा था कि जो लाइट की एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लाइट की इंटेंसिटी मैंने बताया था ना, इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, तो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है जो भी वेव फ्रंट है, जो कि पहले ही गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि जो लाइट की एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, और साथ ही इन्होंने ये कहा था कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर। क्लियर है? फर्स्ट वेव थ्योरी ने जो कहा था, फिर जो प्रॉब्लम आई उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो एनर्जी होगी लाइट की वो किस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर। वेव थ्योरी ये बताती है, और जो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है किसके ऊपर, वेव फ्रंट पर। बट हम क्या देखते हैं कि एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, इक्वल टू एच न्यू। एच प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इस पर करती है। अब इन्होंने इसी के बाद क्या बोल दिया कि भाई जब इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो किस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर, जो कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो वेव थ्योरी यही फेल हो गई कि इन्होंने इंटेंसिटी पर एनर्जी मान लिया जो कि पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और ये देखा गया, मैंने आपको बताया भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं की। क्योंकि हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के और इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी गई, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बाद भी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो वैसे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा कि देखा गया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट। तो यहां पे पहली बार ये फेल हो गई। सेकंड, इन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी सरफेस पर कोई भी लाइट पड़ रही है, किसी भी फ्रीक्वेंसी की, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में। ये इन्होंने सेकंड बोला था, ये फर्स्ट कहा था। बात आई समझ में? किसी भी सरफेस पर किसी भी इंटेंसिटी की और किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़े, इंटेंसिटी जो खैर इनका बेस ही था, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़े ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगी। लेकिन फर्स्ट लॉ जो अपना क्या था, वो यही था कि एट लोअर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी emission of electron is not possible for any intensity of light।
अगर जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एमिशन होगा ही नहीं। तो सेकेंड लॉ, यहां पे वेव थ्योरी हमारी सेकेंड टाइम इसको लेते हुए यहां पर ही फेल हो गई। थर्ड, इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई फीवेल या मतलब बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो आफ्टर सफिशिएंट टाइम इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ, क्योंकि लास्ट में हमने क्या कहा था कि देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल एंड इंसिडेंस ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ मेटल। यानी कि कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होता इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में और लाइट के इसके ऊपर आने में। तो तीनों जगह पे वेव थ्योरी हमारी फेल हो गई। क्लियर है? फिर देख लीजिए, वेव थ्योरी फर्स्ट क्या बोलती है कि जो लाइट की एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे, और ये किसी भी वेव फ्रंट के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन की या फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लाइट की जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट। ये यहां गलत साबित हो गया। सेकंड, इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी इंटेंसिटी की लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, जबकि क्या देखा गया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लोअर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आपकी कोई भी इंटेंसिटी की लाइट दे दो, कुछ भी दे दो, किसी भी इंटेंसिटी की लाइट, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। और थर्ड, इन्होंने क्या कहा था? बहुत ही फीवेल लाइट भी पड़े अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सफिशिएंट टाइम के बाद लाइट बढ़ती गई, कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना और जो भी डिजायर फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी इनके बीच में कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होता। लैगिंग इन द सेंस 1 नैनो सेकेंड से भी कम होता है। तो हम ये मानते हैं कि वो टाइम लैगिंग नहीं होता, जो ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन का निकलना सही स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी कम है तो भैया वेट करते रहो, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो था, जो पहली बार इसमें था कि लाइट का के लिए वेव थ्योरी का फेल्योर था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, इसके बाद से प्लैंक हाइपोथेसिस पर आते हैं। फिर हमारे पास, जैसा कि अभी हमने बताया, प्लैंक फोटॉन हाइपोथेसिस क्या था, और इसके अलावा प्लैंक फोटॉन हाइपोथेसिस के साथ क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन की हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताएं, जैसे कि हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी। अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है? ब्लैक बॉडी जो होती है ये क्या करती है कि रेडिएशन एनर्जी इससे जो निकलती है उसके वेवलेंथ की रेंज क्या हो सकती है? ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एनर्जी निकलेगी इसकी जो अगर हम बात करें रेंज ऑफ वेवलेंथ, वो क्या होती है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है एक सर्टेन टेम्परेचर पे। कोई भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एनर्जी निकलेगी एक सर्टेन टेम्परेचर पे सारी, जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी ऐसी होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली कोई भी रेडिएशन एनर्जी है उसको कंप्लीटली, अगर आइडियल ब्लैक बॉडी है तो एब्जॉर्ब कर लेगी। देयर इज नो मैटर ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ, किसी भी रेंज की हो। हालांकि ये भी आपने पढ़ा होगा कि आइडियल ब्लैक बॉडी होती है वो जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर ही अपीयर करे। भाई जब एब्जॉर्ब कर लिया उसने तो रेडिएट भी तो करेगी, है कि नहीं? जब एब्जॉर्ब किया तो रेडिएट करेगी। जैसे सन को भी ब्लैक बॉडी मानते हैं, क्या ब्लैक दिखता है? नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो वही सारी कंडीशन आ गई कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली मतलब सारे के सारे रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, और इसकी जो वेवलेंथ होगी ये कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लूमर,
नाम थोड़ा सा बड़ा अजीब सा इन लोगों का होता है, लूमर एंड कुछ ऐसे ही नाम था, प्रिंगिम या कुछ ऐसे था, क्या था, PRINGH, प्रिंगिम, EIM था, IM था, EIM था, हाँ शायद यही था नाम। बड़े अजीब से नाम होते हैं यार इन लोगों के, कई बार तो अपने नाम के आगे दो दो के लगा देते हैं और एक को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ऋतिक रोशन, अरे हम लोग तो बहुत ज्यादा उससे होते हैं, जो मूवी चलती है उसमें, तो ऋतिक रोशन का होता क्या था कि पहले किसी का नाम ऋतिक होता था तो R से स्टार्ट करते थे, सब लोग करते थे। फिर अपने ऋतिक रोशन जी का जब पहली बार नाम आया तो उनके नाम के आगे H था, तो देखो तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं अभी तक 5 या 6 ऋतिक नाम के मिले, सबने अपना नाम H से शुरू कर दिया, ठीक है। तो होता है। खैर ये साइंटिस्ट है लूमर एंड प्रिंगिम, इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आई इनके साथ कि ये इसको मतलब कोई फॉर्मूला नहीं दे पाए कि ऐसा कब हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों होगा, ठीक है। लेकिन 1900 में अपने जो प्लांक भाई साहब थे, ये प्लैंक या प्लांक जो भी कहो, तो इन्होंने एक थ्योरी दिया। वो थ्योरी इस बेस पर दिया कि इन्होंने ये कहा कि जो भी रेडिएशन एनर्जी निकलेगी या फिर जो भी रेडिएशन एनर्जी आएगी किसी भी बॉडी से, ठीक है, तो इन्होंने जो दिमाग लगाया वो ये लगाया कि तब तक फोटॉन की बात हो चुकी थी। जब फोटॉन की बात हो चुकी थी तो ये समझ में आ गया कि जो फोटॉन आ रहे हैं वो कैसे आते हैं, पैकेट के फॉर्म में। जो फोटॉन आते हैं वो पैकेट के फॉर्म में होते हैं, यानी ये कंटिन्यूअसली हमें एनर्जी दिखती जरूर है, लेकिन अगर उनको हम स्टडी करें फोटॉन के बेस पे तो हमें समझ में आता है कि डिस्क्रीट फॉर्म में आती है एनर्जी। पैकेट एक 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 ऐसे आ रहा है, कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। जैसे कहीं वाटर का फ्लो हो रहा है, हम तो देख रहे हैं कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, उसी तरह हम कहते हैं लाइट भी कंटिन्यूअस आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट के थ्रू जो एनर्जी आती है वो फोटॉन से पैकेट के फॉर्म में आती है, और जब पैकेट के फॉर्म में आती है तो कंटिन्यूअसली नहीं आती बल्कि डिस्क्रीट फॉर्म में आती है। तो इस बेस पर फोटॉन ने एक थ्योरी प्लैंक ने थ्योरी निकाली और उन्होंने ये कहा कि जो टोटल रेडिएशन एनर्जी होगा, जो भी टोटल रेडिएशन एनर्जी होगी, ये क्या होगी, इंटीजर मल्टीप्लायर ऑफ एच न्यू। ये सबसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही तो होता है कि टोटल चार्ज is the integer multiplier of elementary charge. Total charge on the body always equal to integer multiplier of elementary charge. Q equal to n ही लिखते थे। उसी तरह से इन्होंने ये कहा कि जो टोटल रेडिएशन एनर्जी होगी ये हमेशा क्या होगी, इंटीजर मल्टीप्लायर ऑफ एच न्यू के इक्वल होगी, जहां एच न्यू क्या है, एक जो पैकेट आ रहा है फोटॉन उसकी एनर्जी है। ये डिस्क्रीट फॉर्म तो हमें दिख ही रहा है एनर्जी का। साथ ही ऐसा नहीं था कि इन्होंने यही कहा, ये भी कहा था कि hc/λ भी हम बोल सकते हैं अगर वेवलेंथ के फॉर्म में देखें, ठीक है। और कंडीशन क्या थी, वेयर n इक्वल टू क्या था अपने पास, n इक्वल टू 1 2 3 4 h1 ये था, ठीक है। तो ये प्लैंक हाइपोथेसिस था, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। यानी जो भी एनर्जी आएगी वो क्या होगी, h न्यू होगी, 2h न्यू होगी, 3h न्यू होगी, इस तरह से हो सकती है। ये नहीं कि 1.5h न्यू होगी, हो ही नहीं सकती। और उसका सीधा रीजन है कि जो भी रेडिएशन एनर्जी आती है फोटॉन के फॉर्म के लिए आती है, फोटॉन आते हैं और फोटॉन क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट होते हैं। तो क्लियर है वो डिस्क्रीट फॉर्म में आएगी। अब डिपेंड करता है जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा रेडिएशन एनर्जी, ये कंडीशन बनती है। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स भी हैं जो थोड़े से अच्छे होते हैं, तो उसको हम कर लें एक न्यूमेरिकल। बाकी तो मैंने कहा था आपसे कि अब मैं जैसे गूगल ड्राइव का वो करके और पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी एंड सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो चलिए इस पर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो दिया है बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ गिवन है यहाँ पे 5 × 10⁻⁻⁷ मीटर, गिव्स
एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। एनर्जी जो दिया है 1 जूल पर सेकेंड है सरफेस पर, इट इज फुली एब्जॉर्ब, सरफेस पर आ रहा है और फुली एब्जॉर्ब कर ले रहा है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि आने के बाद अगर एब्जॉर्ब ना हो तो कंडीशन क्या होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं कि कितने फोटॉन आएंगे सरफेस पर, इज द सरफेस पर सेकेंड, और कंडीशन क्या है, इन्होंने एक चीज और लास्ट में दिया है कि 100 फोटॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये देख लें कि 1 जूल के लिए कितने फोटॉन आने चाहिए, और फिर उसका 100 से हम लोग देख लेंगे क्या करना है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा इंटू n। अभी अभी हम लोगों ने किया था प्लैंक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन की जब हम बात कर रहे थे तो ये कंडीशन आ रही थी। अब इन्होंने कहा ये जो 1 जूल पर सेकेंड है ये क्या है, पावर। तो जो पावर होता है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर कितना है, अगर हम यहां पे देखें तो 1, पावर 1 जूल पर सेकेंड। एनर्जी क्या है, n इंटू hc अपॉन लैम्डा, और टाइम क्या है 1 सेकेंड, पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो n हमें फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो, लैम्डा अपॉन hc। और अगर लैम्डा अपॉन hc हम निकालें तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर -7। h आपको भी पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और c क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5 इंटू, देखिए ये ऊपर गया 10 टू द पावर 34, ये ऊपर गया 10 टू द पावर -8, ये ऊपर गया 10 टू द पावर -7 अपॉन 3 इंटू 6.6, यानी ये हो जाएगा 8, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 18 1 19, 19.8। तो सॉल्व करने पर अपने पास आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 19.8, या फिर ये आ जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 19.8, ठीक है। ये कंडीशन है। अप्रॉक्स अगर आप देखो तो ये आ जाता है कितना, अप्रॉक्स आता है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे हैं, 100 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो n होगा n डैश वो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 100, यानी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 16। इतने फोटॉन आ रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब n आ गया, अब q इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आपको भी पता है n इंटू ई, n डैश इंटू ई। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अपने पास आ गया 16 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। या क्या, तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो जो आएगी हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। इतनी करंट फ्लो होगी। कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई। इस बेस पर इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, काफी आसान होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं आइंस्टाइन ने क्या कहा था और किस तरह से, ठीक है। चलिए, तो
जैसा कि अभी इसके पहले क्वेश्चन से पहले मैंने आपको बताया था कि 1900 में, ठीक है, प्लैंक ने जो एक अपनी थ्योरी दी थी, प्लैंक हाइपोथेसिस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन का। इसके जस्ट 5 इयर्स के बाद, ठीक है, इसके जस्ट 5 इयर्स के बाद आइंस्टाइन ने इन्हीं के बेस पे एक थ्योरी दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, और फिर उसके बेस पे एक इक्वेशन दिया, ठीक है। बात आई समझ में? 1900 में प्लैंक ने जो एक प्लैंक हाइपोथेसिस दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे, उसके जस्ट 5 ईयर के बाद आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया जिसको कि हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो क्या होता है ये थोड़ा आप देखिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो भी रेडिएशन एनर्जी आती है, इन्होंने ये कहा था कि जो भी रेडिएशन एनर्जी आती है, ये पॉसिबल नहीं है कि उस पूरे के पूरे को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी एनर्जी आएगी, कुछ एनर्जी कहां चली जाएगी, वर्क फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, और उसके बाद जो बचेगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कि ये कोई मेटल का सरफेस है यहां पे, और ये जो फोटॉन आ रहे हैं, ठीक है, ये जो फोटॉन आ रहे हैं, हमने एज्यूम किया कि इनके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। ये जो फोटॉन आ रहे हैं इनकी एनर्जी क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। अब आप सोचो कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है तो पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई, इस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां चला गया, वर्क फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने में। भाई देखिए, अगर आपने केवल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भेजी तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन बस वहीं बस निकल ही जाएंगे, बस एक तरह से ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो गया किसमें, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो गया वर्क फंक्शन में, तो बचा कितना, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बाकी का जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये कहां यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन को मिला, और जब इलेक्ट्रॉन को मिला तो किसमें चली गई, काइनेटिक एनर्जी में, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब देखिए रेडिएशन एनर्जी आई कितनी, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि रेडिएशन एनर्जी को 20 से 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, लेकिन वर्क फंक्शन तो फिक्स है। ये तो कहता है देखो यार हमें तो बस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, कितना आ रहा है मुझे इससे मतलब नहीं, ठीक है, कितना आ रहा है वो आप समझो, हमें इससे मतलब नहीं है। जैसे किसी मकान में होते हो ना, किराया देते हो, कोई बिजनेस आपने खोल लिया, तो मकान का किराया आपने कहा कि भाई चलो जो भी रेंट है वो 25,000 है, तो जो आपके लैंडलॉर्ड मकान मालिक होंगे वो यही कहेंगे कि भाई हमें तो 25,000 से मतलब है, आप 20,000 कमा रहे हो तो भी हमें 25 दो, 5,000 का लॉस आप झेलो। आप 1 लाख कमा रहे हो, इनकम आपकी है, तो आप 75,000 का प्रॉफिट लो। आप 2 लाख कमा रहे हो, आप 175 का लो। वही सेम कंडीशन इनके साथ है। वर्क फंक्शन तो यही कहता है कि यार जितनी एनर्जी आ रही है हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस इतने से मतलब है। तो ये बताइए कि जब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही थी तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी ये कितनी थी, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई तो फिर ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी इसमें से 5 क्या हो गया, खर्च हो गया, बचा कितना, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन एनर्जी भेज दी। जब 40 इलेक्ट्रॉन की भेज रहे हैं तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपनी कितनी हो गई, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर इसको इंक्रीज करेंगे रेडिएशन एनर्जी को तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी।
और ये कब इंक्रीज होती है? जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं। ये जो लाइट आ रही है ना, इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। एच तो चेंज होगा नहीं, न्यू को आप इंक्रीज करोगे तो ये एनर्जी इंक्रीज होगी। आप न्यू इंक्रीज किए 20 हुआ, और इंक्रीज किए 30 हुआ, और इंक्रीज किया 40 हुआ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में से 5 तो हर बार निकलता गया। 20 में से भी 5 निकल गया, 30 में से भी 5 निकल गया, 40 में से भी 5 निकल गया, सब में से निकलता जाएगा। इतना तो उसको चाहिए अपना, ठीक है। लेकिन इसके बाद से आप देख सकते हो कि ये अगर आपने न्यू को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है किसके इक्वल होती है? एच न्यू, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू को आप बढ़ाते जा रहे हो तो ये एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। अब इस एनर्जी को अगर आपने इंक्रीज किया तो देखिए यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई, लेकिन पूरी इसको नहीं मिली, ठीक है। तो ये कहा था, इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी ई आ रही है तो कुछ पार्ट कहां चला जाता है? वर्क फंक्शन में, और बाकी की जो एनर्जी होती है उसका काम है कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्रीज करें, ये काम होता है। यानी कि E इक्वल टू क्या होगा? E क्या है? इंसिडेंस लाइट जो आ रही है उसकी एनर्जी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? W प्लस के मैक्स। ये कंडीशन अपने पास आ गई। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और तरीके से भी लिख सकते हो। एक तो तरीका इसका ये हो जाएगा, E को हम क्या यूज कर ले? एच न्यू इक्वल टू W क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। अभी W को W रहने देते हैं, अभी केवल E को चेंज करते हैं। E को चेंज किया, एच न्यू, जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, W को W ही रहने दिया, और के मैक्स को के मैक्स रहने दो, ठीक है। एक और कंडीशन बनी, इस बार E को हम टच नहीं करेंगे, W को हमने लिख दिया एच न्यू नॉट, और के मैक्स को के मैक्स ही रहने दो। एक और केस लेते हैं, इस बार के मैक्स को चेंज करते हैं। E को नहीं चेंज करेंगे, W को नहीं चेंज करेंगे, और के मैक्स क्या होगा? हाफ m भी मैक्स स्क्वायर। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, E इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई वी नॉट। ये दोनों एक ही चीज हो गई। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अब E और W दोनों को चेंज कर दो तो E क्या होगा? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। बात आई समझ में? अब इस बार E को मत टच करो, E को ऐसे रहने दो। W का क्या हो जाएगा? W का होगा एच न्यू नॉट प्लस कितना? के मैक्स को लिख दें हाफ m भी मैक्स स्क्वायर। इससे आप फाइंड कर सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक और तरीका हो सकता है, इसको बस आपको चेंज करना है, E इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। और ये भी यूज कर सकते हो, जिसके बेस पर अभी हम ग्राफ बनाएंगे। E इक्वल टू क्या होगा अपना? E इक्वल टू हो जाएगा यहां से E से, ये हो गया एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो इस इक्वेशन के इतने फॉर्म आ गए। अब उसमें क्या गिवन है? अगर मान लीजिए वर्क फंक्शन गिवन है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगर इन्होंने कहा इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूज कर लो, ठीक है। तो जैसी चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी के आगे, इसके ग्राफ्स, फोटो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इन सब चीजों का हम डिस्कशन करते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसके बेस पे हम थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करें। तो सबसे पहला ग्राफ तो यही था, E इक्वल टू क्या था अपने पास? यहां से W प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसी का था। तो E को क्या लिख सकते हैं? एच न्यू इक्वल टू W क्या होगा? एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ई वी नॉट, ठीक है। तो जो ई वी नॉट होगा ये कितना होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हो गया।
तो V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, H अपान ई इंटू न्यू माइनस H अपान ई इंटू न्यू नॉट। अब आप देख सकते हो इसको, अगर हम इसकी बात करें तो कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी कि y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो अगर y एक्सिस इंटरसेप्ट की हम बात करें तो ये जो हो गया वो न्यू और ये हो गया v नॉट। ठीक है, c देखिए यहां पे y एक्सिस इंटरसेप्ट, c की वैल्यू है माइनस h अपान ई इंटू न्यू नॉट, यानी y एक्सिस इंटरसेप्ट जो है वो ये हो गया। ठीक है, कितना हो गया, माइनस h अपान ई इंटू न्यू नॉट। y एक्सिस इंटरसेप्ट आ गया। m की वैल्यू देखो, m h अपान ई, ठीक है, h अपान ई स्लोप। अच्छा, इसका एक और नाम है h अपान ई को, h अपान ई को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई बार क्या पूछा था, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप कहते हो h भाई प्लैंक कांस्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है h। ठीक है, तो ये अपने पास इतना हो गया h अपान ई। तो अगर इसको देखें तो ये देखो पॉजिटिव है, यानी जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 से 90 के बीच होगा। अच्छा, एक चीज आप भी जानते हो, y एक्सिस पे x0, x एक्सिस पे y0, तो v एक्सिस पे v नॉट पे न्यू 0 और न्यू एक्सिस पे अगर हम यहां पे आए तो क्या हो गया, v नॉट 0 हो गया। तो इस v नॉट को अगर हम 0 कर दें यहां पे तो 0 इक्वल टू क्या होगा, h अपान ई इंटू न्यू माइनस h अपान ई इंटू न्यू नॉट। तो यहां पे न्यू इक्वल टू क्या होगा, न्यू नॉट इस एक्सिस पे। तो फिर अपने पास जो इक्वेशन हो गया, जो ग्राफ हो गया वो कुछ ऐसे होगी, स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया न्यू नॉट। सेम कंडीशन बनती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पे है इसको हटा दो आप, और यहां पे आप चाहो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी यूज कर सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए उस पर भी आते हैं। अब मान के चलिए कि ये तो न्यू नॉट हो गया, अगर मान के चलिए टू डिफरेंट मेटल है तो क्लियर है कि उनका जो वर्क फंक्शन होगा ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर हम उसका ये मान लें कि जो उनका वर्क फंक्शन है वो न्यू डैश है, एक तो ये हो गया इक्वेशन, वो कुछ ऐसे बनेगा, सेम ग्राफ पर अगर हम बनाएं तो ये न्यू और ये वी नॉट, ये कुछ ऐसे बनता है। अब आप समझ सकते हो, अगर इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये जो है वो क्या है, माइनस h अपान ई इंटू न्यू नॉट, और ये होगा माइनस h अपान ई इंटू न्यू डैश। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहां पे न्यू नॉट और ये क्या होगा, न्यू डैश नॉट। भाई अगर चेंज हुआ मेटल तो वर्क फंक्शन भी चेंज होगा, वर्क फंक्शन भी चेंज होगा और साथ ही साथ क्या चेंज होगा, अगर हम यहां पे देखें तो वर्क फंक्शन चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन ये ग्राफ ऐसे ही शिफ्ट होता जाएगा। ये जो ग्राफ होगा वो इसी तरह से आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो ये जो अपने पास इक्वेशन बनता है वो ये बनता है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर एक और डिस्कस करते हैं, इसके आगे हम आते हैं। तो एक कंडीशन जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा था कि अगर फोटॉन की एनर्जी को इंक्रीज कर दें, 2 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या इसी रेशियो से होगी। देखो एक चीज तो क्लियर हुआ कि उससे नहीं होगी, मैंने बता दिया था। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अपने पास था एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट ना लिख के इसको क्या लिख दें, डब्ल्यू। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, हमने पहले इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी लिया वो न्यू लिया फॉर एग्जाम्पल। और एक चीज और इसमें क्लियर कर दें
कि जिस सरफेस पर लाइट पड़ रही है, समझाने के लिए एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, हमने एज्यूम किया कि उस सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फॉर एग्जांपल, जिस सरफेस पर लाइट पड़ रही है उस सरफेस का वर्क फंक्शन हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज्यूम कर लिए, ठीक है। और सबसे पहले जब हम लाइट न्यू यूज कर रहे हैं, न्यू, तो जो एच न्यू की वैल्यू है वो हमने मान लिया कि 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम न्यू बाई 2 यूज करेंगे तो एच न्यू बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम 2 न्यू यूज करेंगे तो H इंटू 2 न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझिए, न्यू जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, 2 न्यू भी मतलब उसका हाफ भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। मींस अगर हम इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हाफ भी करते हैं तब भी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ताकि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकें। समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, डबल करेंगे तो क्या होगा, ट्रिपल करेंगे तो क्या होगा, इसकी बात चल रही है। सबसे पहले जब न्यू लाइट है उसमें एच न्यू की वैल्यू है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्लियर है कि इंसिडेंस लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे तो एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता है। फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगी? जो भी रेडिएशन एनर्जी आ रही है वो भी क्या हो जाएगी? हाफ। तो जो एच न्यू है अगर इसको न्यू बाई 2 कर दिया तो 30 से क्या हो जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर जब हम इसको 2 न्यू कर दिए, 2 टाइम्स कर दिए जो लाइट आ रही है उसके फ्रीक्वेंसी को, तो ये क्या हो जाएगा? 30 से 2 टाइम्स होकर 60 हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक बार फ्रीक्वेंसी जो एच न्यू है, एच न्यू ले रहे हैं, एक बार एच न्यू बाई 2 ले रहे हैं, एक बार एच इंटू 2 न्यू ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एच न्यू पर हम चेक कर ले रहे हैं कि चलो एच न्यू हमने ले लिया और चेक कर लिया। चेक करके हम ये देखेंगे कि एच न्यू पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है और उसको अपने दिमाग में रख लेंगे। फिर एच न्यू बाई 2 करेंगे, फिर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हाफ करने पर क्या हाफ हुई, या हाफ से कम हो गई, या हाफ से ज्यादा है। डबल कर देंगे तब उस केस में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहां पे फर्स्ट केस में जो एक्चुअल कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी न्यू है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब न्यू है तो क्या होगा? एच न्यू माइनस डब्ल्यू। एच न्यू की वैल्यू हमने आपसे पहले ही कहा था, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 10। तो आ गया अपने पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है न्यू लाइट पे क्या हो गया? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड केस में हमने क्या किया? जो न्यू था उसको रिप्लेस करके न्यू बाई 2 कर दिया, यानी जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया। अब यार अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ किया तो उस केस में क्या होगा? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? एच न्यू बाई 2 माइनस डब्ल्यू, यही होगा। देखो इस पर तो इसकी सेहत पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि ये वर्क फंक्शन है। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे और टेम्परेचर पे, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे जो एच न्यू बाई 2 होगा ये कितना आ गया अपना? 15 माइनस डब्ल्यू क्या आ गया? 10, यानी ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यार एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी को न्यू से जब हमने न्यू बाई 2 किया, हाफ किया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 20 से 5 हो गई, 10 नहीं हुई, 10 से भी कम हो गई, ठीक है। अच्छा एक और केस देखते हैं। इस केस में न्यू को हमने रिप्लेस कर दिया 2 न्यू से, ठीक है। तो अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम देखेंगे वो क्या होगा? एच इंटू 2 न्यू माइनस डब्ल्यू। तो एच इंटू 2 न्यू की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे? 60 माइनस वर्क फंक्शन ऑलरेडी क्लियर है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखने जा रहे थे, 10 से ही काम चल जाएगा। और ये आ गया 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मतलब कि जब इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 20 से 40 नहीं हुई, 50 हो गई। और जब इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हमने हाफ किया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ नहीं हुई, 20 से 10 नहीं हुई, 5 हो गई। मतलब यह है, सुनिए ध्यान से, अगर इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम 2 टाइम्स कर देंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर देन 2 टाइम्स। अगर आपने 3 टाइम्स किया, मोर देन 3 टाइम्स। अगर आपने 4 टाइम्स किया, मोर देन 4 टाइम्स, ये हो जाएगा। और अगर इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ किया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेस देन हाफ हो जाएगी। अच्छा, हाफ करें, 1/3 करें, 1/4 करें, इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी भी कंडीशन में हाफ, 1/3, 1/4 करने के बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी का चेक करोगे। ठीक है, तो फिर सुन लीजिए, अगर इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी को आप हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद भी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी को लेस हाफ कर दिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ से भी कम हो जाएगी। अगर आपने इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी को 1/3 कर दिया, इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेस देन 1/3 हो जाएगी। अगर आपने इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेस देन 1/4 हो जाएगी। हालांकि 1/4 करने के बाद भी ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। ठीक है, और अगर आपने डबल किया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा हो जाएगी। ट्रिपल किया, ट्रिपल से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? फिर रिपीट कर दूं, अगर आप हाफ करोगे तो हाफ से कम हो जाएगी, अगर आप 2 टाइम्स करोगे तो 2 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगी। ये कंडीशन बनती है इसकी। ठीक है, तो इतना हो गया जो आइंस्टाइन इक्वेशन पे हम लोगों ने ग्राफ और वो सब देख लिया। अब इसके बाद एनर्जी, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, रेडिएशन प्रेशर, ये सब चीजें हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।